हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जैवणों हार्मोन स्टार्ट किया था और हार्मोन के बारे में जनरल जो चीजें हैं वो और हार्मोन के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से जो हार्मोन हैं उनका स्त्रवण कहां से होता है, यानी कौन सी ग्रंथि के द्वारा उसका स्त्रवण होता है तथा उनका क्या जैविक कार्य है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है कि जो वृद्धि हार्मोन है, यह वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि है, इसके भी 3 भाग होते हैं, अर्थात पीयूष ग्रंथि 3 पालियों में विभक्त होती है। तो जो वृद्धि जो हार्मोन है या इसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से यानी अग्रपाली से स्त्रावित होता है और ये काम क्या करता है कि शरीर की वृद्धि को उद्दीप्त करना। अब ये शरीर की वृद्धि को उद्दीप्त करता है बाल्य अवस्था में करता है या फिर वयस्क अवस्था में करता है। जब वृद्धि को करता है तो ये जो हार्मोन है तो हार्मोन का शरीर के ऊपर प्रभाव यानी विपरीत प्रभाव भी होता है। मतलब इसका यदि अल्प स्त्राव हो तो शरीर पर क्या प्रभाव दिखाई देता है और यदि अति स्त्राव हो तो क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो जो वृद्धि हार्मोन है ये इनका स्त्रवण यदि अल्प हो तो इनके अल्प स्त्राव से बाल्य अवस्था, एक तो होता है बाल्यावस्था और एक होता है वयस्क अवस्था। तो बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था है, तो बाल्य अवस्था में इनके अल्प स्त्राव से तो होता है सर्कस मिडगेट रोग और वयस्क अवस्था में इनके अल्प स्त्राव से होता है सीमंड रोग। अब ये सर्कस मिडगेट रोग क्या होता है और सीमंड रोग क्या होता है। तो वृद्धि हार्मोन शरीर में की वृद्धि को उद्दीप्त करता है, लेकिन वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्राव से बाल्यावस्था में सर्कस मिडगेट और वयस्क अवस्था में सीमंड रोग हो जाता है। तो इनके बाल्यावस्था में अल्प स्त्राव से जो बच्चे हैं या बालक हैं उनकी वृद्धि कम होती है, यानी उनकी वृद्धि कम हो जाती है और इनके वृद्धि कम होने से यानी वृद्धि मंद हो जाती है और वृद्धि के मंद होने से जो बच्चे हैं वो बौने दिखाई देते हैं और बौने दिखाई देने के कारण उस रोग को कहा जाता है सर्कस मिडगेट रोग। लेकिन वयस्क अवस्था में इस वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्राव से जो व्यक्ति है वो समय से पहले बूढ़ा दिखाई देता है और जब समय से पहले बूढ़ा दिखाई देता है तो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता भी, यानी शारीरिक एवं मानसिक रूप से ये जो व्यक्ति है वो कमजोर दिखाई देते हैं और शारीरिक और मानसिक कमजोरी के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों में लैंगिक जो क्षमता है वो भी कमजोर पाई जाती है और इस रोग को कहा जाता है सीमंड रोग। लेकिन अल्प स्त्राव के बाद में आता है अति स्त्राव। और अति स्त्राव की भी यदि 2 बार देखें कि अल्प बाल्य अवस्था में इनके अति स्त्राव से क्या प्रभाव पड़ता है और वयस्क अवस्था में, तो बाल्य अवस्था में तो इनमें हो जाता है अतिकायता और वयस्क अवस्था में हो जाता है एक्रोमीगेली नामक रोग हो जाता है। अब ये अतिकायता और एक्रोमीगेली रोग होता क्या है, तो वृद्धि हार्मोन का जब बाल्यावस्था में अति स्त्राव होता है तो बालकों में जो वृद्धि होती है अनुपातिक रूप से होती है, अर्थात व्यक्ति में वृद्धि अनुपातिक रूप से होने के कारण जो बच्चे हैं वो भीम के समान दिखाई देते हैं
और भीम के समान दिखाई देने के कारण बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे भीम का आकार हो, और इस भीम के आकार के कारण इसे अतिकायता या जाइजेंटिज्म रोग कहा जाता है। इसी प्रकार यदि वयस्क अवस्था में वृद्धि जो हार्मोन है उसका यदि अति स्त्राव हो तो वयस्क अवस्था में जो वृद्धि होती है अनुपातिक रूप के बजाय अनुपातिक रूप से होती है, और अनुपातिक रूप से होने के कारण जो हड्डियां हैं वो क्या होते हैं, चेहरे की हड्डियां बाहर निकली, शरीर की हड्डियां, और निकलने के कारण जो व्यक्ति है वो गोरिल्ला के समान दिखाई देता है, और गोरिल्ला के समान दिखाई देने के कारण इस रोग को कहा जाता है एक्रोमीगैली रोग। तो वृद्धि हार्मोन है, अपने को इतना सा याद रखना है कि ये अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है और शरीर की वृद्धि को उद्दीपित करता है। लेकिन दूसरा हार्मोन है थायरोट्रोपिक हार्मोन, और थायरोट्रोपिक हार्मोन के नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो हार्मोन है इस हार्मोन का लिंक न किसी रूप से थायराइड ग्रंथि से है। तो थायरोट्रोपिक हार्मोन है ये अग्र पीयूष ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली यानी अग्र भाग से स्त्रावित होता है। काम क्या करता है, तो थायरोट्रोपिक हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यहाँ पे देखो जो थायरोट्रोपिक हार्मोन है यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि तथा सक्रियता पर नियंत्रण करता है। मतलब क्या हो गया कि यह थायरोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होकर या निकलकर थायराइड जो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रवण या स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इस हार्मोन को पिटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्त्रावित होता है, और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये प्रसव का क्या होता है, मुख्य हार्मोन होता है, जो माधव में मैथुन क्रिया के पश्चात स्त्रावित होता है। जैविक कार्य यानी प्रसव के समय जब माधव में प्रसव होता है तो प्रसव के समय गर्भाशय का जो संकुचन किया जाता है वो कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी प्रकार दूसरा है वैसोप्रेसिन हार्मोन, जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है इसको पिट्रेसिन हार्मोन कहा जाता है। यह भी पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, लेकिन ये काम क्या करता है कि जो मनुष्य है उसमें मूत्र निष्कासन को कम करके, और जब मूत्र का निष्कासन शरीर से कम होगा तो जल संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है। अर्थात मूत्र का निष्कासन कम करके शरीर में होने वाला जो जल का संतुलन है उसको बनाए रखने का कार्य करता है वैसोप्रेसिन। इसी प्रकार एक नेक्स्ट है एड्रिनलिन, और एड्रिनलिन जो हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है, लेकिन एड्रिनल ग्रंथि भी दो भागों में बटी होती है, एक होता है मेडुला और दूसरा होता है कोर्टेक्स। तो ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्त्रावित होता है। काम करता है क्या, तो ये जैविक कार्य करता है मुकाबले या पलायन का हार्मोन। जब भी कोई लड़ाई उड़ाई हो जाती है तो उस समय अपने को मुकाबला करना है या वहां से भागना है, तो ये निर्धारित करता है कौन, ये डिसाइड कौन करता है, एड्रेनालिन हार्मोन, अर्थात मुकाबले या पलायन का हार्मोन कहा जाता है। और पलायन का हार्मोन कहा जाने के साथ साथ ये क्या करता है, हृदय गति यानी जो अपनी जो हृदय धड़कन है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद में है इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन है ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि है उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उन 4 प्रकार की कोशिकाओं में से ये इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं के द्वारा यानी इंसुलिन हार्मोन की बीटा कोशिकाओं के द्वारा ये स्त्रावित होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो इंसुलिन जो हार्मोन है ये जो रक्त है ब्लड उसमें ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। अर्थात इंसुलिन की यदि अल्प स्त्राव हो तो इससे भी 2 रोग हो जाते हैं, एक तो इनके अल्प स्त्राव से और इसके अति स्त्राव से। यदि इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण कम हो यानी इनके अल्प स्त्राव से ब्लड है उसमें ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है, और ग्लूकोज का स्तर अधिक होना इसको कहा जाता है हाइपर
ग्लाइसेमिया रोग, ग्लाइसेमिया रोग। लेकिन इंसुलिन हार्मोन का यदि अति स्त्राव हो तो अति स्त्राव से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और इसी को कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का यानी रक्त में जो ग्लूकोज जो लेवल है उसको नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये वृषण से स्त्रावित होता है और वृषण से स्त्रावित होता है तो काम क्या करता है, ये पुरुषों में जननांगों की क्रियाशीलता को बनाए रखना और पुरुषों में जो द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण है उनकी क्रियाशीलता को बनाए रखना भी इसी का कार्य होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये मादा हार्मोन है जो अंडाशय से स्त्रावित होते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये अंडाशय से स्त्रावित होता है और अंडाशय से स्त्रावित होकर ये गर्भाशय को गर्भधारण करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात ये गर्भाशय को गर्भधारण की क्षमता प्रदान करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये भी अंडाशय से स्त्रावित होता है और अंडाशय से स्त्रावित होता है, लेकिन काम क्या करता है, ये अंडाशय है उसकी क्रियाशीलता को बनाए रखना। और जो लास्ट का जो अपना जो हार्मोन है ये है जनन ग्रंथि प्रेरक हार्मोन। जनन ग्रंथि जो प्रेरक हार्मोन है ये अपरा या जिसको कहा जाता है प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के द्वारा स्त्रावित होता है, जो जन्म से पूर्व यानी अजन्मे बच्चे हैं उनका रक्षण प्रभाव इसी के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है उनके जैविक कार्य याद रखना है, इसका उत्पत्ति यानी इसका स्त्रवण कहां से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया अपना जैव अणु हार्मोन। एक जैव अणु और बचा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल, और जो न्यूक्लिक अम्ल है ये हमारे दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। एक होता है यानी न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। अब ये न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है, तो जिस प्रकार अब से विटामिन और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं उसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक जो अम्ल है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जो सभी पादप, जंतु, प्रोकैरियोट्स एवं जो अपने जो वायरस हैं या विषाणु उनके कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक में पाए जाते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करते हैं, ये कहलाते हैं न्यूक्लिक अम्ल। अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जंतु, पादप, प्रोकैरियोट्स एवं विषाणु की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक में उपस्थित होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं या वहन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। अब न्यूक्लिक जो अम्ल है ये नाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो न्यूक्लिक अम्ल जो नाम है ये आल्टमैन के द्वारा दिया गया। न्यूक्लिक अम्ल जिस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड इकाइयों के बहुलक होते हैं और पॉलीसेकेराइड है ये क्या होते हैं, जैव बहुलक। इसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल है ये भी जैव बहुलक का उदाहरण है, और जब जैव बहुलक का उदाहरण है तो न्यूक्लिक अम्ल की जो एकलक इकाई है ये न्यूक्लियोटाइड होती है, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं और न्यूक्लियो जो टाइड है ये न्यूक्लियोसाइड के बहुलक होते हैं। तो ये तो हो गए न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा और नाम किसके द्वारा दिया गया,
और ये किसके बहुलक होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे चलते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की का आणविक संगठन या आणविक संरचना। न्यूक्लिक अम्ल की आणविक संरचना। न्यूक्लिक अम्ल की आणविक संरचना है, इसके बारे में पढ़े तो जो न्यूक्लिक जो अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल ये अप्रोटीनीय भाग होता है। अप्रोटीनीय भाग को कहा जाता है प्रोस्थेटिक समूह। तो कल प्रोटीनों का जो वर्गीकरण पढ़ा था जल अपघटन के आधार पर, उन जल अपघटन के आधार पर प्रोटीनों को दो भागों में विभक्त किया था, सरल प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन। और संयुग्मित जो प्रोटीन है, तो संयुग्मित प्रोटीन में होता क्या है कि ऐसी प्रोटीन जिनके जल अपघटन से प्रोटीन भाग के साथ साथ अप्रोटीनीय भाग भी प्राप्त होता है, और इस अप्रोटीनीय भाग को कहा जाता है प्रोस्थेटिक समूह। तो न्यूक्लियो जो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन, इस न्यूक्लियो प्रोटीन का जब जल अपघटन कराते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से एक प्राप्त होता है प्रोटीन, प्रोटीनीय भाग, और दूसरा प्राप्त होता है अप्रोटीनीय भाग, और इस अप्रोटीनीय भाग को कहा जाता है प्रोस्थेटिक समूह अर्थात न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक जो अम्ल है इस ये दो भागों में विभक्त होता है, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल दो भागों से मिलकर के बना होता है, जिनमें एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है फॉस्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड के बहुलक होते हैं। अब न्यूक्लियो जो साइड है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फोरिक अम्ल। ये जो न्यूक्लियोसाइड है इनमें दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं, एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षार और दूसरा होता है पेंटोज शर्करा। अर्थात न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा एवं फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। अब जो नाइट्रोजनी क्षार है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पिरिमिडीन क्षार और दूसरा होता है प्यूरिन क्षार। इसी प्रकार जो पेंटोज शर्करा है ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। अब इनमें देखो क्या है कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन है एक प्रकार की क्या है संयुग्मित प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन का जब जल अपघटन किया जाता है तो प्रोटीन भाग के साथ साथ अप्रोटीनीय भाग भी प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के साथ साथ जो अप्रोटीनीय भाग प्राप्त होता है वो अप्रोटीनीय भाग कहलाता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल है ये होता है बहुलक यानी जैव बहुलक, और जब जैव बहुलक या बहुलक है तो इसकी जो एकलक इकाई होती है एकलक इकाई यानी
न्यूक्लिक अम्ल की जो एकलक इकाई ये होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है ये, इसमें दो भाग होते हैं, अर्थात न्यूक्लियोटाइड दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फॉस्फोरिक अम्ल। जो नाइट्रोजनी जो न्यूक्लियोसाइड है इनको फिर दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक होता है नाइट्रोजनी क्षार, और नाइट्रोजनी क्षार है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरिमिडिन क्षार और दूसरा होता है प्यूरिन क्षार। इसी प्रकार यदि पेंटो शर्करा की बात करें तो पेंटो शर्करा है, इसको भी दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक होती है राइबोज शर्करा और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज है ये दोनों ही पेंटोज शर्करा होती है। लेकिन जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज है, ये डीऑक्सी राइबोज है ये तो पाई जाती है डीएनए में, और राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज है ये, जब मैंने कार्बोहाइड्रेट के परिचय के बारे में जब डिस्कस किया था उस टाइम मैंने बताया था कि डीऑक्सी राइबोज एक ऐसी पेंटोज शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन नहीं करती। अर्थात जब इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इसके सेकंड कार्बन परमाणु पर एक ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट चलते हैं पेंटोज शर्करा।